डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस लिए यूज होती हैं कि हम जब कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसी तरह से हमने इसकी कैटेगरीज देखी थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और फिर फर्दर लो लेवल लैंग्वेजेस में हमने दो लैंग्वेजेस को देखा था, एक मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमने ये पढ़ा था कि ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट होती है और जीरोस और वंस की फॉर्म में होती है और इसमें तकरीबन काफी डिफिकल्ट टू डीबग होती है। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना नियरली इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो फास्ट चलता है क्योंकि ये प्रोग्राम इसमें कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ट्रांसलेटर कंपाइलर इन्वॉल्व नहीं होता, जिस वजह से जो प्रोग्राम हम मशीन लैंग्वेज में राइट करते हैं उसकी स्पीड फास्ट होती है एज कंपेयर टू द प्रोग्राम रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज। और हमने देखा था लो लेवल लैंग्वेज में दूसरी हमारे पास जो लैंग्वेज थी दैट वाज असेंबली लैंग्वेज। इसमें कुछ एब्रिविएशंस और निमोनिक्स जो हैं वो यूज होते हैं और उसकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स राइट करते हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं दैट इज असेंबलर। तो इस तरह से कुछ हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि असेंबली लैंग्वेज के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। असेंबली लैंग्वेज अलाउज द प्रोग्रामर टू हैव access to all the special features of computer by they are using, यानी कंप्यूटर के जितने स्पेशल फीचर्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल फीचर्स में क्या हो सकता है, हम अगर हार्डवेयर लेवल पे कोई ऐसे रजिस्टर्स एक्सेस करना चाहें जो कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज में हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम कंप्यूटर की कुछ प्री डिफाइंड रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। सर्टेन मेमोरी एरियाज होते हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, कुछ को हम नहीं कर सकते। ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये कॉन्सेप्ट समझना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मुख्तसर सा बताऊंगी कि इसमें हमारे पास स्पेशल फीचर्स से क्या मुराद है कि हम बहुत से ऐसे ऑपरेशंस जो कि आमतौर पे हम हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं कर सकते तो वो हम असेंबली लैंग्वेज में आराम से वो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिनमें से एक छोटी सी आपको मैंने एग्जांपल दी है कि किसी खास मेमोरी लोकेशन को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो आप असेंबली लैंग्वेज को यूज करके कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में भी किसी हद तक ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। वैसे जनरली अब इसमें देखें कि प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज विल रिक्वायर लेस स्टोरेज, इसकी स्पीड फास्ट होती है, स्टोरेज कम चाहिए होती है क्योंकि और इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज और बहुत ज्यादा इस तरह की एक्स्ट्रा फाइल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। अगर आप असेंबली लैंग्वेज का कोड देखें तो वो शायद आपको किसी हाई लेवल लैंग्वेज की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। मुमकिन है कि जैसे हम सी लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को मॉनिटर पे प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट काफी होगी, तो हो सकता है कि असेंबली लैंग्वेज में हमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स राइट करनी पड़े, यानी देखने में वो कोड आपको लेंथी नजर आएगा, लेकिन इनफैक्ट जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो तकरीबन उतना ही कोड होगा जितना कि हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है या थोड़ा सा उससे ज्यादा। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हमने प्रिंट की एक स्टेटमेंट लिखी है तो उस प्रिंट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किसी लाइब्रेरी फाइल में पड़ी होगी, तो वो हमें नजर आने वाली प्रिंट फंक्शन की एक स्टेटमेंट जो है वो शायद 10 to 20 स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट होगी और फिर जाके वो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका जो स्टोरेज स्पीड होती इसकी स्टोरेज जो होती है वो, और इसके अलावा जो इसको रन करने की स्पीड होती है वो भी फास्ट होती है एज कंपेयर टू अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसमें देखा है कि असेंबली लैंग्वेजेस आर स्टिल द बेस्ट चॉइस इन सम एप्लीकेशंस, यानी बहुत कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क होते हैं जिसमें जिनको परफॉर्म करने के लिए अभी भी असेंबली लैंग्वेज ही इसकी हमारी बेहतरीन जो है वो इंतखाब हो सकती है। लेकिन अब इधर हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, जैसे आजकल पाइथन है और इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत डिटेल काम कर सकते हैं विद लेस एफर्ट। तो ये हमने देखे थे असेंबली लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स।
उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज को देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इंग्लिश ओरिएंटेड होती हैं। इनमें हमने कुछ एग्जांपल देखी थी कि विजुअल बेसिक, सी, जावा, पैस्कल, ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये इसमें इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, प्रिंट, गो टू, इफ, एंड, इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज होती हैं जो कि हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज की कॉमन स्टेटमेंट होने की वजह से बहुत फ्रेंडली होती हैं और हमारे लिए इनको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत आसान होता है। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की टाइप्स देखी थी कि इसमें हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस होती हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस मैंने थोड़ा से आपको एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट लेक्चर में। आज उनको थोड़ा ज्यादा डिटेल से देख लेते हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। एक पूरे का पूरा प्रोग्राम एक ही आपके पास जो है वो मॉड्यूल में नहीं होता, बल्कि एक प्रोग्राम को छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद जो है उन मॉड्यूल्स को कंबाइन करके कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है। मॉड्यूल क्या चीज है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिनको आप एक या एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जहां जहां हमें उन मॉड्यूल्स की जरूरत होती है हम उन मॉड्यूल्स को बार बार कॉल कर सकते हैं और इस तरह से प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारे पास किसी भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इजी टू डिजाइन होता है इसमें प्रोग्राम। अगर आपने एक बड़े से टास्क को अगर आप छोटे टास्क में डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है और इसी तरह से उसको मॉडिफाई करना आसान होता है, उसको डीबग करना आसान होता है। डीबगिंग मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी प्रोग्राम में जो एरर्स वगैरह आते हैं, जैसे आपने पढ़ा सिंटेक्स और सिमेंटिक्स लास्ट लेक्चर में, तो अगर कोई एरर आता है तो हमें उनको रिमूव करना होता है। तो ये जो एरर्स रिमूव करना होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज डीबगिंग। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में भी डीबगिंग भी आसान है और इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास प्रोग्राम राइट करना भी बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू असेंबली लैंग्वेज। कुछ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के नाम यहाँ गिवन है, फोर्ट्रान है, पैस्कल है, सी एंड बेसिक है। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ये हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं हम। इसी तरह पैस्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ब्लेस पैस्कल के नाम पे इसका नाम रखा गया है और ये निकोलस विर्थ ने बनाई थी। इसी तरह से सी लैंग्वेज है जो कि एक्चुअली आपने स्टडी करनी है तो इसको भी यहाँ एक्सप्लेन करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। बेसिक के बारे में भी आगे आपके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो इसी बुक में आ जाएगी। तो अब आपने इन शॉर्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज को कैसे याद रखना है कि इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड कोड फॉर दैट सेट ऑफ प्रोसीजर्स। यानी कुछ इसमें प्रोसीजर्स होते हैं और उन प्रोसीजर्स को किस तरह यूज करना है, वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स को किस तरह से कॉल करना है, बार बार यूज करना है, वो सब परफॉर्म करने के लिए हमारे पास उससे रेलिवेंट कोड होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस क्या होती हैं। Structured languages consist of three fundamental elements. Basically आपके पास structured languages प्रोग्राम डाटा को सेपरेट रखती हैं उसकी फंक्शनैलिटी से। इसमें देखिए कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड रेपिटिशन। ये लास्ट चैप्टर में जब आप लोगों ने एल्गोरिथम किए हैं तो उसमें मैंने आपको ये तीनों स्ट्रक्चर किसी हद तक इनका इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम इनको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो सीक्वेंस से क्या मुराद है कि हम प्रोग्राम को जिस स्टेटमेंट में जिस लॉजिकल सीक्वेंस में राइट कर रहे हैं कि हमने पहले स्टेप 1 राइट किया, फिर 2 राइट किया, 3 किया, या अगर हम उसमें से स्टेप्स जो है कोई स्किप भी कर रहे हैं इवन, तो वो उसी एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे हमारे पास। तो इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ईच स्टेप इन अ सीक्वेंस मस्ट लॉजिकली प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट। कोई खास उसके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद जो है वो एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस चलती जाएंगी, तो उस स्ट्रक्चर को हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कहेंगे। दूसरी तरह का हमारे पास आता है सिलेक्शन। जैसे हमने कुछ डिसीजन मेकिंग की थी कि अगर लेट्स से कि इफ मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 33, तो हमने कहा था कि आप फेल प्रिंट कर दें, और अगर कहा था कि ऐसा नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 33 नहीं है तो पास प्रिंट कर दें। तो इस तरह हमारे पास इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें क्या होता है कि किसी एक कंडीशन की बेस पर या तो कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट चलता है
उसके ट्रू होने की सूरत में, और फॉल्स होने की सूरत में कोई और सेट ऑफ स्टेटमेंट चलता है। इसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। जैसे पास फेल में तो आपने सिर्फ देखा था एक एक स्टेटमेंट, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में एक से ज्यादा जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हों। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज में इसके लिए सिंटेक्स यूज होता है, दैट इज इफ, एल्स इफ एंड स्विच। ये फिलहाल आपको शायद इतना मीनिंगफुल नहीं लगेगा। जब आप प्रोग्राम राइट करना शुरू करेंगे तो आपको ये तमाम स्टेटमेंट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में हमारे पास तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन से क्या मुराद है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स को हम रिपीट करते हैं। जैसे हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स में देखा था कि जब तक हमारी कोई फाइनल कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो सर्टेन स्टेप्स को हम कुछ इंक्रीमेंट करते थे या डिक्रीमेंट करते थे, कोई सम या प्रोडक्ट, सम में कुछ एडिशन करते थे या प्रोडक्ट के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन करते थे, और हम उसको रिपीट करते जाते थे जब तक कि हमारी सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती थी। तो इसको हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और प्रोग्रामिंग में हम इनको लूप्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लूप क्या होता है, बेसिकली अगर आप थ्रेड का एक सर्कल सा बना दें तो दैट इज लूप, जिसके अंदर ये बार बार अगर आपके पास कोई चीज चल रही है दैट इज लूप। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसकी हमने एग्जांपल्स देखनी है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में हमारे पास है ये एल्गोल है, ये एल्गोल स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। काफी पुरानी लैंग्वेज है ये भी और यूज होती है अभी तक। इसी तरह PL1 इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, और ये भी लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर भी इसी तरीके से ये तीनों जो है आपके पास स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटिशन वगैरह यूज हो रहे होते हैं, और ये भी काफी सारी जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने में यूज करते हैं। थर्ड आपके पास इसकी एग्जांपल है एडा। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके, इसका नाम जो है एक खातून प्रोग्रामर के नाम पे रखा गया है जिसने 19th सेंचुरी में चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन पे काम किया था कुछ, और उसके शी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामर्स। तो ये एडा लैंग्वेज जो है ये भी काफी पावरफुल लैंग्वेज है, और इसी तरह पैस्कल जो है ये भी लैंग्वेज जो है बहुत आसानी से, मतलब इसको आप सीख सकते हैं, ये भी यूज होती है। और ये सब लैंग्वेजेस एल्गोल, PL1, एडा एंड पैस्कल दे ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में आती हैं। पैस्कल को अगर आप देखेंगे तो ये आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज में भी मिलेगी और स्ट्रक्चर्ड में भी। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरीज में आती हैं। जैसे सी लैंग्वेज जो है वो आपको यहाँ पर भी देखिए नजर आ रही है, प्रोसीजरल में भी नजर आ रही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी बेसिकली सी लैंग्वेज जो है C++ उसका एक लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपको मिलेगा। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी फॉल करती हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लास्ट टाइप है दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जैसे पहले हमने प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में देखा कि बेसिक प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर्ड में देखा कि स्ट्रक्चर है, इस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट्स की बेस पर काम करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दे आर लाइक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, व्हीकल एक ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है कि जैसे अगर आपने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें स्टूडेंट का आपने नेम रखना है, उसकी ईमेल एड्रेस रखना है, उसका फादर नेम रखना है, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स रखने हैं, और उसके अलावा उस स्टूडेंट के बारे में आपने कुछ फंक्शंस या प्रोसीजर्स भी ऐसे डिजाइन करने हैं कि जो उस स्टूडेंट पे अप्लाई हो सकें। इसको आप कॉमनली ये समझ सकते हैं जैसे कुछ एक्शंस जो कि स्टूडेंट पे परफॉर्म किए जा सकते हों। स्टूडेंट पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? जैसे स्टूडेंट को एडमिट यानी उसका एडमिशन हो सकता है, वो क्लासेस अटेंड कर सकता है, वो कोर्स एलोकेट हो सकती है, उसको क्लासेस एलोकेट हो सकती हैं, उसका कुछ रिजल्ट हो सकता है, उसके एग्जाम्स हो सकते हैं, इस तरह के कुछ एक्शंस। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने जिस चीज के बारे में भी प्रोग्राम राइट करना होता है उनमें हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। इसमें इवेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं।
तो जैसे व्हीकल है, किसी व्हीकल के बारे में आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो जैसे व्हीकल आपके पास एक जनरल क्लास आ जाएगी, उसके बाद उसकी स्पेसिफिक क्लासेस में देखिए तो कार्स हैं, कार्स की एक स्पेसिफिक टाइप हो सकती है, ट्रक्स है, बसेस हैं, और इस तरह से डिफरेंट जो है वो फिर उसकी पर्टिकुलर जो है उस क्लास से एक्सटेंड करके पर्टिकुलर क्लासेस आती हैं। हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हम स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इसमें क्या करते हैं कि हमने इन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना है और मैनेज करना है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ थिंग दैट कैन परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि अब देखिए इसमें आपके पास उसकी एग्जांपल है कार की या व्हीकल की एग्जांपल है। तो व्हीकल में क्या हो सकता है, उसमें कुछ उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका कोई कलर हो सकता है, उसकी कोई इंजन की कैपेसिटी हो सकती है, नंबर ऑफ डोर्स हो सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी हो सकती है, और इसी तरह से कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शंस जो है जिसपे हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसमें स्टीयर है, एक्सेलरेट है, ब्रेक है, एक कार क्या क्या कर सकती है, वो चल सकती है और इसे स्टॉप किया जा सकता है, उसको उसकी जो है उसको टर्न किया जा सकता है। एक लास्ट एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैं आपको दूंगी, एम्प्लॉय की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय जो है उसके क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एम्प्लॉय का नेम होगा, उसकी कोई सर्टेन क्वालिफिकेशन होगी, कोई उसका प्रोफाइल होगा कि वो क्या क्या टास्क क्या जॉब्स पे परफॉर्म करता रहा है। तो ये कुछ इस तरह, और उसके अलावा कोई ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। और एक्शंस क्या क्या उस पर परफॉर्म होंगे। एक्शंस, एक एम्प्लॉय को हायर किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है, डिमोट किया जा सकता है। तो इस तरह हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और उनके ऊपर परफॉर्म की जाने वाले एक्शंस या एक्टिविटीज, उन सब को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से मैनेज करते हैं कि हम वेरिएबल्स की फॉर्म में उनके एट्रीब्यूट स्टोर कर लेते हैं और प्रोसीजर्स या मेथड्स या फंक्शंस की फॉर्म में उन पे परफॉर्म किए जाने वाले एक्शन स्टोर कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं, उसका कोड राइट कर लेते हैं, और फिर हम उनको हमारे लिए मैनेज करना और उनसे एक्शंस परफॉर्म करवाना हमारे लिए आसान हो जाता है। और इसी तरह जो बहुत ज्यादा बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल जो विंडोज आप यूज करते हैं तो इसमें देखें कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। फाइल एक ऑब्जेक्ट है, मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ कि ये भी सी लैंग्वेज में जैसे डेवलप किया गया है। तो अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए आपके पास एक डेस्कटॉप है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह से एक फोल्डर है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, एक फाइल है, वो एक ऑब्जेक्ट है। फिर उस फाइल की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर वो आपके पास कोई वीडियो फाइल है तो देखिए उसको प्ले किया जा सकता है, अगर वो कोई एमएस वर्ड की फाइल है तो उसको ओपन किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। तो इस तरह ऑब्जेक्ट की नेचर के मुताबिक उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में क्या है। सी प्लस प्लस है, सी शार्प, पीएचपी एंड जावा। सी प्लस प्लस के बारे में हम आगे जाके बुक में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ये बेसिकली सी लैंग्वेज की ही लेटेस्ट फॉर्म है। इसी तरह सी शार्प भी इसकी लेटेस्ट फॉर्म है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज। और इसी तरह से जावा जो है इसके बारे में भी आगे आपके पास बुक में थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी। अब देखते हैं कि ईच एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि तकरीबन सब हाई लेवल लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। इसमें क्या, दीज लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड टू मेक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिंपल। हमने देखा कि मशीन लैंग्वेज में तो कोड लिखना नियरली इम्पॉसिबल है, उसके अलावा असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना जो है वो डिफिकल्ट है। तो प्रोग्रामर्स को कंफर्ट देने के लिए, उसकी आसानी के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो बनाई गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये भी हमने देखा है। इसमें अगर आपने मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, इस बात का क्या मतलब है। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंप्यूटर है जैसे आईबीएम पीसी है, जो कि आमतौर पर हम यूज कर रहे होते हैं, विंडोज हमारे कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल की होती है, तो ये एक मशीन, एक आर्किटेक्चर है। इसी तरह से अगर आपके ने एप्पल मैकिंटॉश का नाम सुना है, वो एक अलग आर्किटेक्चर है।
तो हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपने कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा लिखा है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप चला रहे हैं, तो वही प्रोग्राम जो है वो आप मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लिनक्स पे चलाना है तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चल जाएगा। कंपाइलर आपके पास डिफरेंट होंगे, मैक के लिए कंपाइलर डिफरेंट होगा, विंडोज के लिए कंपाइलर डिफरेंट होगा, लेकिन आपका जो सोर्स कोड है, प्रोग्राम है, वो एक ही प्रोग्राम आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट मशीन्स पे चल जाएगा। आपको अपना कोड जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये है आपके पास एक्सप्लेनेशन कि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होते। उसके बाद आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स होते हैं, उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। अब कंपाइलर क्यों कहते हैं और इंटरप्रेटर क्यों कहते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस है जो आगे जाके हम स्टडी कर लेंगे। और इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस में डीबगिंग आसान होती है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसकी वजह से आप एक मेन प्रॉब्लम को, एक लेंथी प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास एक वेल डिजाइन्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं प्रोग्राम्स के। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल लें तो क्लासेस आ जाती हैं आपके पास, डिफरेंट आप क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी आपके पास प्रोग्राम इतना वेल स्ट्रक्चर्ड होता है और एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें लिखे गए प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके लिए उनको राइट करना, उनको डीबग करना, उनको बार बार एग्जीक्यूट करना और उनको मॉडिफाई करना, ये सब चीजें बहुत आसान होती हैं। अब हम देखेंगे कुछ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनको यूज किया जाता है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सी और सी प्लस प्लस। सी जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज 1970s में बनी थी। डेनिस रिचे था जिसने इसको डेवलप की थी। बेल लेबोरेटरीज उस जगह का नाम है। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएसए के अंडर जो है ये काम करते हैं और इसमें जो है इस लैंग्वेज को बनाया गया था। एडा लैंग्वेज भी इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंडर ही डेवलप की गई है। सी लैंग्वेज में आपके पास फैसिलिटी होती है कि इसमें आप बहुत सारे डिफरेंट, जैसे इवन ऑपरेटिंग सिस्टम की भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में राइट किया गया है, डेवलप किया गया है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी होती है कि इसमें बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर, हाई लेवल के कॉम्प्लिकेटेड, आप इतने सॉफ्टवेयर जिसमें कि कंपाइलर और असेंबलर तक जो है वो भी सी लैंग्वेज को यूज करते हुए राइट किए जा सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी। इसके अलावा जो आपके पास कुछ वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल है और एमएस एक्सेस है, इस तरह के और बहुत से कोई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स और गेम्स वगैरह सब चीजें आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस को यूज करते हुए इनको यूज करके आप डेवलप कर सकते हैं। सी प्लस प्लस आपके पास बिजार्ड ने, स्टॉर्स्टप ने बनाई थी। ये भी बेल लेबोरेटरीज में ही डेवलप की गई थी और इसमें वर्ड प्लस प्लस इसलिए है, जैसे आप पढ़ेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक होता है, तो यहाँ एक सिंबॉलिकली ये दो प्लस प्लस सिंबल्स डाली गई है कि बेसिकली ये सी लैंग्वेज का एक इंक्रीमेंटल वर्जन है। ये उससे एडवांस्ड वर्जन है जिसे आप कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस एक सुपर सेट है और सी उससे सबसेट है। यानी वो तमाम प्रोग्राम्स जो सी प्लस प्लस में राइट होते हैं, बल्कि सी में जो आप राइट करते हैं वो सी प्लस प्लस में भी रन हो सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है वो सी में चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। अगर उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स यूज किए गए हैं जो सी में अवेलेबल नहीं है तो वो उसमें नहीं चलेगा। लेकिन सी चूंकि उसका सबसेट है तो सी में अगर कोई प्रोग्राम राइट किया तो वो सी प्लस प्लस में हर सूरत चलेगा। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो हम देखते हैं विजुअल बेसिक। आप इसे 8th क्लास में स्टडी भी करके आ चुके हैं विजुअल बेसिक में, बल्कि आपने विजुअल बेसिक नहीं स्टडी की, आपने जीडब्ल्यू बेसिक स्टडी की है।
तो GW बेसिक में आपके पास एक टेक्स्ट बेस्ड जो है वो इंटरफेस होता था, लेकिन विजुअल बेसिक में उसी तरह से आपके पास सिंटेक्स तकरीबन वही यूज होता है, लेकिन आपके पास एक विजुअल इंटरफेस होता है जिसमें आप प्रोग्राम राइट करते हैं। विजुअल बेसिक जो है ये GW बेसिक या बेसिक लैंग्वेज का आप कह लें कि उसका एडवांस्ड वर्जन है, एडवांस्ड लेवल है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और इस तरह विजुअल बेसिक भी सी की तरह काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और इसके अलावा ये प्रोग्रामर को एक बहुत अच्छी एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से वो जो आपके पास वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो इजीली आप डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं, पेरोल सिस्टम जैसे सैलरीज जिसमें कैलकुलेट होती हैं, या इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम। इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, जैसे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर्स में जाते हैं और वहां कुछ आप शॉपिंग करते हैं तो आपका जो बिल है वो कैलकुलेट होता है। तो उसके पीछे बेसिकली एक इन्वेंट्री सिस्टम चला होता है जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन होती है कि स्टोर में इस वक्त इसमें हमारे पास कितनी तादाद में कौन से आइटम्स मौजूद हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, किस आइटम की क्या प्राइस है, कितने आइटम सेल हो रहे हैं, तो हमारे पास स्टॉक में कितने आइटम्स रहते हैं। इन तमाम इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने को हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग रिलेटेड हमारे पास साइंस, आर्ट्स, एजुकेशन, गेम्स वगैरह से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, वो भी विजुअल बेसिक में डेवलप की जा सकती हैं। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं सी शार्प। अब देखिए इसमें ये नंबर साइन है, लेकिन आपने इसको सी नंबर नहीं पढ़ना बल्कि इसको सी शार्प पढ़ना है, यहाँ रिटर्न भी है आपकी बुक में। जैसे पहले सी प्लस प्लस में आपने देखा कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर उन्होंने लगा के इसको प्लस प्लस का नाम जो है वो दिया हुआ था। तो सी शार्प जो है ये बेसिकली इसमें जो ये सिंबल ली गई है ये एक आप कह लें कि म्यूजिकल सिंबल्स में से ली गई है। इसमें यहाँ इससे मुराद यही है कि ये इनसे भी ज्यादा पावरफुल है, उनसे ज्यादा अच्छे फीचर्स हमें प्रोवाइड करती है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप की थी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप की है, और ये भी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इसका सिंटेक्स सी से भी मिलता जुलता है, और इसमें जावा के भी फीचर्स मौजूद हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काफी पावरफुल लैंग्वेज है, और इसके जरिए भी आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और इसी तरह कोई भी किसी तरह का सॉफ्टवेयर, आप गेम्स बनाना चाहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करना चाह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपाइलर्स डेवलप करना चाहते हैं, या बिजनेस एप्लीकेशन जैसे इन्वेंट्री वगैरह की एग्जांपल दी, या आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये सब चीजें सी शार्प में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज जावा। जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी। जैसे पहले आपने देखा ना कि सी और सी प्लस प्लस जो है वो आपके पास जो है सी तो बेल लेबोरेटरीज में थी, उसके बाद विजुअल बेसिक, और आपके पास सी शार्प जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे डेवलप हुई थी। इस तरह जावा जो है ये सन माइक्रो सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे डेवलप की गई थी, और इसमें भी सी और सी प्लस प्लस से सिंटेक्स भी किसी हद तक मिलता जुलता है, और फीचर्स तो भी मिलते जुलते हैं, और कुछ इसमें इसके अपने भी डिफरेंट फीचर्स भी हैं, जिसमें कि इसमें आप प्रोग्राम्स को वेब पेजेस में एम्बेड कर सकते हैं, और इंटरनेट में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट ऐसे आपके पास जैसे क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग और इस टाइप की बहुत सी ऐसे फीचर्स होते हैं जो वेबसाइट्स पर हमने यूज करने होते हैं, उसके लिए जावा एक अच्छी लैंग्वेज है। ये आपके पास सबसे स्पेसिफिकली नेटवर्क कंप्यूटिंग के लिए बहुत आइडियल है। इसमें ऐसे फीचर्स हैं, उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज आप लोगों का भी इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं है कि आप नेटवर्क कंप्यूटिंग को समझ सकें, या जावा के सर्वलेट्स या इंटरनेट की प्रोग्रामिंग जो है इसको अंडरस्टैंड कर सके। तो आपके लिए इसमें जितनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आप के लिए उतनी ही काफी है। हम बहुत इन डेप्थ इन कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। जावा में जो आप हम प्रोग्राम्स राइट करते हैं उनको हम डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स पे। और जो वेब एप्लीकेशंस हम इसमें डेवलप करते हैं वो भी डिफरेंट वेब ब्राउजर्स के साथ कंपैटिबल होती हैं, और इस हमारे वेब ब्राउजर जो होते हैं उनको भी हमें जावा इनेबल्ड रखना होता है।
तो जो मोस्ट कॉमनली यूज जावा इनेबल्ड आपके पास वेब ब्राउजर्स हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स, मोजिला एंड गूगल क्रोम वगैरह। ये सारे ब्राउजर जो होते हैं ये इंटरनेट इनेबल्ड जावा इनेबल्ड होते हैं, यानी वो तमाम प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन जिनमें जावा यूज की गई है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके जो फीचर्स यूज किए गए हैं वो हम उन तमाम वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए ये सारे वेब ब्राउजर्स हम यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इसमें आपने देखा है बहुत सी ऐसी छोटी छोटी टर्म्स आई हैं जिनको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट इन अ वे कि आप उनकी डेप्थ में जाएं। बट देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि अगर आप उनको समझ लें, पढ़ लें, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज का काम देगा। तो जब हमारा ये सिलेबस फर्स्ट टर्म का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको इन कुछ इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनसे की छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट्स की जो वीडियोस हैं वो मैं आपको बना के दे दूंगी और अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो वो जस्ट फॉर फन फैक्ट्स आप वो नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं, और इसके अंदर दी गई डिफरेंट टेक्निक जो आपके पास टेक्नोलॉजी या डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको समझने के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको खत्म करते हैं यहाँ पर इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फर्क देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।